तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 29 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 30 है, जिसमें हम फिर से आज 25 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी की 29 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच प्रॉपर्टी हेल्प्स मेटल टू ज्वाइन इजिली इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में धातु को आसानी से जोड़ने में कौन सी विशेषता सहायक होती है? तो जो हमारी वेल्डिंग वगैरह रहती है, तो उसमें हमें धातु को आसानी से जोड़ने के लिए हम किस मतलब जो विशेषता रहती है वो कौन सी रहती है? ऑप्शन ए बोलता है मेलिएबिलिटी, तन्यता। ऑप्शन बी बोलता है फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। ऑप्शन सी बोला है टफनेस, कठोरता। और ऑप्शन डी बोला है हार्डनेस, शक्ति। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। तो कोई भी हमारी धातु वगैरह है, अगर उसको हमें एक दूसरे को जोड़ना है, तो उसको जो गलनशीलता रहता है, मतलब धातु का गलना, तो वो जो गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी रहती है, वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच फ्यूल इज कॉमनली यूज्ड इन ब्लैक स्मिथ फोर्ज। लोहार की भट्टी में आमतौर पर कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? तो जो हमारी ब्लैक स्मिथ फोर्ज रहती है, या जिसे हम लोहार की भट्टी बोलते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है डीजल। ऑप्शन बी बोला है पेट्रोल। ऑप्शन सी बोला है कोयला। और ऑप्शन डी बोला है केरोसिन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो लोहार की भट्टी में आमतौर पर कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? तो लोहार की भट्टी में हम कोयले का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द फोर्जिंग प्रोसेस इम्प्रूव्स विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फोर्जिंग प्रक्रिया धातु की किस विशेषता को सुधारती है? तो जो हमारी फोर्जिंग प्रक्रिया रहती है, वो हमारी धातु की किस विशेषता को सुधारती है? ऑप्शन ए बोला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता। ऑप्शन बी बोलता है मशीनेबिलिटी। ऑप्शन सी बोल रहा है स्ट्रेंथ, मजबूती। और ऑप्शन डी बोला है कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोध। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ, मजबूती। तो जो फोर्जिंग प्रक्रिया रहती है, वो हमारी धातु की कौन सी विशेषता को सुधारती है? तो वो उसकी मजबूती को सुधारती है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द फाइल विच टेपर्स इन विड्थ एंड थिकनेस इज। जो फाइल चौड़ाई और मोटाई में धीरे धीरे पतली होती है, वह है। तो कौन सी हमारी फाइल रहती है जो चौड़ाई और मोटाई दोनों में क्या रहती है, धीरे धीरे पतली होती जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट फाइल। ऑप्शन बी बोला है हैंड फाइल। ऑप्शन सी बोला है टेपर सा फाइल। और ऑप्शन डी बोला है बॉर्डिंग फाइल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी टेपर सा फाइल रहती है, वो क्या रहती है, हमारी चौड़ाई और मोटाई में धीरे धीरे पतली होती जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? टेपर सा फाइल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर इज हाईएस्ट इन। प्रति सेंटीमीटर सबसे अधिक दांत किस फाइल में होते हैं? तो अगर हम दांतों की बात करें फाइल में, तो प्रति सेंटीमीटर कौन सी हमारी फाइल रहती है जिसमें दांते हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है बास्टर्ड फाइल। ऑप्शन बी बोला है सेकंड कट फाइल। ऑप्शन सी बोला है स्मूथ फाइल। और ऑप्शन डी बोला है रास्प कट फाइल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी स्मूथ फाइल रहती है फ्रेंड्स, उसमें हमारी प्रति इंच या प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड इज सूटेबल फॉर। ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड किसके लिए उपयुक्त होता है? तो फ्रेंड, आप सभी ने हेक्सा वगैरह पढ़ा होगा। तो हेक्सा में हमारे जो ब्लेड रहते हैं, उसके कई टाइप्स रहते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड। तो उनके अब सबके अलग अलग यूजेस होते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा है कि ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड किसके लिए उपयुक्त होता है? जो हमारा ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड रहता है, उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए बोला है थिन सीट, पतली सीट के लिए। ऑप्शन डी बोला है सॉफ्ट प्लास्टिक, नरम प्लास्टिक के लिए। ऑप्शन सी बोला है हैवी ड्यूटी कटिंग, भारी कार्य के लिए। और ऑप्शन डी बोला है कटिंग रबर, रबर वगैरह को काटने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैवी ड्यूटी कटिंग, मतलब भारी कार्य के लिए। तो जो हमारी ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड रहती है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भारी कटिंग जब हमें करनी होती है, तो वहां पर हम ऑल हार्ड ब्लेड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द ब्लेड हैविंग 40
14 टीथ पर इंच TPI इज यूज्ड फॉर। 14 TPI वाला ब्लेड किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा 14 TPI वाला ब्लेड रहता है उसका प्रयोग हम कुछ धातुओं के लिए करते हैं। ऑप्शन ए बोला है कटिंग सॉफ्ट मेटल, नरम धातु काटने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है कटिंग थिक सेक्शन, मोटे भागों को काटने के लिए। ऑप्शन जी क्या बोला है कटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक वगैरह काटने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है फिनिशिंग पर्पस, धातु को फिनिश वगैरह करने के लिए। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग थिक सेक्शन, मोटे भागों को काटने के लिए हम 14 TPI वाले ब्लेड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ टैप इज यूज्ड फॉर ब्लाइंड होल्स। ब्लाइंड होल के लिए किस प्रकार के टैप का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे ब्लाइंड होल वगैरह रहते हैं तो ब्लाइंड होल के लिए हम किस प्रकार के टैप का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है टेपर टैप, ऑप्शन बी बोला है प्लग टैप, ऑप्शन सी बोला है बॉटमिंग टैप, और ऑप्शन डी बोला है इंटरमीडिएट टैप। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारे ब्लाइंड होल मतलब टैपिंग वगैरह रहती है तो ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉटमिंग टैप का। अब जो हमारा बॉटमिंग टैप रहता है इसका एक और नाम है तो उसको बोलते हैं हम प्लग टैप, या इसको हम फिनिशर टैप भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर रीमिंग द फीड रेट शुड बी। रीमिंग के लिए फीड दर कैसी होनी चाहिए? तो जो हमारा रीमिंग ऑपरेशन रहता है जिसमें रीमर के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी होल वगैरह है उसके साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, या फिर हमारा जो होल रहता है उसको पूरी तरीके से फिनिशिंग वगैरह करते हैं। तो वही बोल रहा है कि रीमिंग के लिए फीड की दर कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए बोला है वेरी फास्ट, ऑप्शन बी बोला है सेम एज ड्रिलिंग, ड्रिलिंग की तरह। ऑप्शन ई बोला है लेस देन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से कम। और ऑप्शन डी बोला है वेरी स्लो, बहुत धीमे। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से कम। तो जो हमारी रीमिंग ऑपरेशन वगैरह रहता है तो रीमिंग के लिए जो फीड दर रहती है वो ड्रिलिंग से कम रखी जाती है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच एरर इज रिमूव्ड बाय रीमिंग। रीमिंग से कौन सी त्रुटि को सुधारा जाता है? तो जो हमारी रीमिंग प्रोसेस रहती है उसके द्वारा हम कौन सी त्रुटि को सुधार सकते हैं? ऑप्शन ए बोला है ओवर साइज होल, बड़े आकार के छेद। ऑप्शन ई बोला है आउट ऑफ राउंडनेस, छेद का गोल ना होना। ऑप्शन सी बोला है सरफेस क्रैक। और ऑप्शन डी बोला है थ्रेड पिच एरर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा रीमिंग प्रोसेस रहता है उसके द्वारा हम क्या रहता है, जो हमारा छेद गोल ना होना उस पर मतलब एरर को सुधार सकते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ रीमर शुड बी स्टोर्ड। रीमर को संग्रहित किया जाना चाहिए। तो जो हमारा रीमर रहता है तो रीमर को हमें कहाँ पर रखना चाहिए, मतलब कहाँ स्टोर करके हम उसको रख सकते हैं? ऑप्शन ए बोला है विथआउट कवर, बिना कवर के। ऑप्शन डी बोला है रेंडमली, कहीं पर भी। ऑप्शन जी बोला इन प्रोटेक्टिव स्लीप्स, सुरक्षात्मक आस्तीन में। और ऑप्शन डी बोला विथ डिलविट्स के साथ। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारे रीमर वगैरह रहता है तो उसको हम बिना कवर के भी नहीं रख सकते हैं, रेंडमली मतलब कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं कि वर्कशॉप में हमारा कहीं पर भी डला है तो वहां पर भी हम नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा विथ डिलविट्स, तो डिलविट्स के साथ भी हम रीमर को नहीं रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षात्मक आस्तीन में। तो जो हमारा रीमर रहता है उसको कहाँ पर रख सकते हैं हम? सुरक्षात्मक आस्तीन वगैरह या प्रोटेक्टिव स्लिप्स वगैरह रहती है तो उसमें हम रीमर को रख सकते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन माइक्रोमीटर स्क्रू। माइक्रोमीटर स्क्रू में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग होता है? तो जो हमारा माइक्रोमीटर रहता है या स्क्रू माइक्रोमीटर भी हम जिसे बोलते हैं तो उसमें हमारे किस प्रकार के थ्रेड का यूज होता है? तो ऑप्शन ए बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है भी थ्रेड, और ऑप्शन डी बोला है यूनिफाइड और आइसोमेट्रिक थ्रेड। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड और आइसोमेट्रिक थ्रेड। तो जो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू रहता है तो उसमें हमारे किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग होता है? तो उसमें हमारी यूनिफाइड या आइसोमेट्रिक थ्रेड का यूज तो होता है। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर थ्रेड। अगर हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि स्क्वायर थ्रेड हमारी जो रहती है उसका एंगल कितना रहता है, तो आपको याद रखना है स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना रहता है हमारा? 90 डिग्री रहता है। उसी प्रकार एक्मी थ्रेड का एंगल कितना रहता है? तो 29 डिग्री रहता है। अगर पूछ ले भी थ्रेड का एंगल कितना रहता है तो भी थ्रेड का एंगल हमारा 60 डिग्री रहता है। अगर हमसे पूछ ले यूनिफाइड और आइसोमेट्रिक थ्रेड का कितना रहता है तो इसका भी हमारा 60 डिग्री रहता है। तो ये बात भी आपको याद
रखनी है। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जो हमने 1000 टेक्निकल एमसीक्यू प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको भी पक्का से वॉच कर लीजिए, वो भी आपके सीआईटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि ये क्वेश्चन का लेवल सीआईटीएस के हिसाब से थोड़ा इजी है, तो जो हमने एमपीपीजीसीएल की प्ले लिस्ट बनाई है उसको जाकर आप पक्का से वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें जो हमने क्वेश्चन का लेवल रखा है वो बहुत हार्ड लेवल रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको भी पक्का से वॉच कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, विच थ्रेड फॉर्म इज प्रोवाइडेड वेयर प्रेशर एक्ट्स इन वन फ्लैंक ओनली। वह थ्रेड फॉर्म जहां दबाव केवल एक फ्लैंक पर लगता है वह है। तो मतलब वो हमारा थ्रेड का कौन सा फ्लैंक है जहां पर दबाव जो हमारा रहता है वो एक ही फ्लैंक पर लगता है। ऑप्शन ए बोला है वी थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है नकल थ्रेड, और ऑप्शन डी बोला है बटरस थ्रेड। तो फ्रेंड्स वह थ्रेड फॉर्म जहाँ की दबाव केवल एक ही फ्लैंक पर लगता है, मतलब हमारी थ्रेड से रहती हैं, तो उसके एक ही फ्लैंक पर हमारा दबाव पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम कौन सी थ्रेड करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बटरस थ्रेड। तो जो हमारी बटरस थ्रेड रहती है, तो जहाँ पर थ्रेड का दबाव केवल एक ही फ्लैंक पर लग रहा है, तो वहाँ पर हम बटरस थ्रेड का यूज करेंगे। अब हमसे कभी कभी एंगल पूछ लेता है कि जो हमारा बटरस थ्रेड रहता है इसका एंगल कितना रहता है। तो फ्रेंड बटरस थ्रेड का एंगल रहता है हमारा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर आ टेपर्ड स्क्रू थ्रेड ऑन आ कॉन इट्स कॉल्ड। शंकु पर बना थ्रेडेड स्क्रू कौन पर कहलाता है। तो जो हमारा टेपर्ड वगैरह रहता है, तो उस पर जो शंकु कौन बना रहता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बोला है पैरेलल स्क्रू थ्रेड, ऑप्शन ए बोला है स्ट्रेट स्क्रू थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है टेपर्ड स्क्रू थ्रेड, और ऑप्शन डी बोला है सिलेंड्रिकल स्क्रू थ्रेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेपर्ड स्क्रू थ्रेड। तो शंकु पर बना थ्रेडेड स्क्रू कौन क्या कहलाता है, तो वो हमारा टेपर्ड स्क्रू थ्रेड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है इन मीट्रिक बियरिंग डिजिग्नेशन हाउ द इनर डायामीटर डेराइव्ड इन द डिजिट्स आर 4 और अबव। मीट्रिक बियरिंग नंबर में यदि आंतरिक व्यास के लिए अंक 4 या उससे ऊपर है तो व्यास कैसे निकलता है। तो हमसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि कोई बियरिंग है, अगर उसका नंबर 4 नंबर है तो उसके लिए जो हमारा साइज रहेगा इनर डायमीटर का, सॉरी आउटर डायमीटर का, वो कितना रहेगा। तो ये हमारे किससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे बियरिंग स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स आपने फिटर थ्योरी की डिटेल्स वीडियोस नहीं देखा है, तो उसकी भी हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने 55 वीडियोस को डिस्कस किया है। और जो मतलब क्वेश्चन आंसर, मतलब जो हमने फिटर थ्योरी डिस्कस की है वो हमारी हैंड रिटन है, मतलब नोट्स से पढ़ाया गया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, जिसमें हमने बियरिंग का पूरा स्पेसिफिकेशन पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, अंकों को 3 से गुणा करके, ऑप्शन डी बोला है अंकों को 4 से गुणा करके, ऑप्शन सी बोला है अंकों को 5 से गुणा करके, और ऑप्शन डी बोला है अंकों को 10 से गुणा करके। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लाई डिजिट्स बाय 5, अंकों को 5 से गुणा करके। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन सीट मेटल ऑपरेशन। नीचे से कौन सा सीट मेटल ऑपरेशन में उपयोग नहीं होता है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा एक ऑपरेशन है जिसका यूज हम सीट मेटल ऑपरेशन वगैरह में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है स्निप, ऑप्शन ए बोला है पावर सीयर, ऑप्शन सी बोला है मिलिंग कटर, और ऑप्शन डी बोला है लकड़ी का हथौड़ा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सीट मेटल ऑपरेशन में हम मिलिंग कटर का यूज कभी नहीं करते हैं। उसके अलावा हमारा स्निप हो गया, हमारा पावर चीयर हो गया, हमारा मैलेट वगैरह हो गया, तो इनका यूज हम करते हैं। लेकिन किसका यूज नहीं करते हैं, तो मिलिंग कटर का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन नोचिंग ऑपरेशन विच पार्ट इज रिमूव्ड। नोचिंग ऑपरेशन में कौन सा भाग हटाया जाता है। तो जो हमारे नोचिंग ऑपरेशन वगैरह रहते हैं तो उसमें हम किस पार्ट को हटा देते हैं। ऑप्शन ए बोला है इंटायर टैब, पूरे भाग को, ऑप्शन ई क्या बोला है एज मटेरियल इन नोच शेप, नोच के रूप में किनारे की सामग्री, ऑप्शन सी क्या बोला है सेंट्रल होल, ऑप्शन डी बोला है कॉर्नर रेडियस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एज मटेरियल इन नोच शेप, नोच के रूप में किनारे की सामग्री। तो नोच में हम क्या करते हैं, जो किनारा रहता है, किनारे से जो एक्स्ट्रा धातु रहती है तो उसको हम हटा देते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म एसोसिएट विद गियर टर्मिनोलॉजी, निम्न में से कौन सा गियर शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन दिखाए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है जो हमारी गियर टर्मिनोलॉजी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बोला है अडेंडम सर्कल, ऑप्शन डी बोला है ट्रैक लंबाई, ऑप्शन सी बोला है डायमीट्रिकल पिच, और ऑप्शन डी बोला है डेडेंडम सर्कल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारी ट्रैक लंबाई रहती है वो हमारी गियर टर्मिनोलॉजी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टूल रेस्ट शुड बी केप्ट एट व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील। टूल रेस्ट को ग्राइंडिंग व्हील से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील से पूछा गया है कि जो हमारा टूल रेस्ट रहता है, तो टूल रेस्ट को हम ग्राइंडिंग व्हील से न्यूनतम कितनी दूरी पर रख सकते हैं। ऑप्शन ए बोला है 5 mm, ऑप्शन डी बोला है 3 mm, ऑप्शन सी बोला है 10 mm, और ऑप्शन डी बोला है 15 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 mm। तो टूल रेस्ट को ग्राइंडिंग व्हील से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो उसको न्यूनतम 3 mm दूरी पर रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ग्राइंडिंग व्हील इज सूटेबल फॉर हार्ड स्टील। कठोर स्टील के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील उपयुक्त है। तो जो हमारी हार्ड स्टील वगैरह रहती है तो उसके लिए हम किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है गिलिन सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी बोला है व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोला है एमरी, और ऑप्शन डी बोला है डायमंड व्हील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायमंड व्हील। तो कठोर स्टील के लिए हम कौन सा ग्राइंडिंग व्हील उपयुक्त रहता है, तो उसके लिए हम डायमंड व्हील का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टेपर प्रोवाइडेड ऑन द सैंक ऑफ ड्रिल कॉल्ड। ड्रिल के सैंक पर दी गई टेपर को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा ड्रिल रहता है, तो ड्रिल की जो सैंक पर जो टेपर दिया जाता है, तो उसको हम कौन सा टेपर बोलते हैं। ऑप्शन ए बोला है मोर्स टेपर, ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेट टेपर, ऑप्शन सी बोला है राउंड टेपर, और ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारी ड्रिल की सैंक वगैरह रहती है तो उस पर आमतौर पर कौन सा टेपर दिया जाता है, तो उस पर हमारा अधिकतर मोस्ट टेपर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मशीन इज यूज फॉर एक्यूरेट एंड हैवी ड्रिलिंग। सटीक और भारी ड्रिलिंग के लिए कौन सी मशीन उपयोग की जाती है। तो जो हमारी एक्यूरेट और हैवी ड्रिलिंग रहती है, मतलब भारी कार्यों वाली ड्रिलिंग रहती है, तो उसके लिए हम कौन सी मशीन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है पोर्टेबल ड्रिल, ऑप्शन डी बोला है बेंच ड्रिल, ऑप्शन सी बोला है पिलर ड्रिल, और ऑप्शन डी बोला है रेडियल ड्रिल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडियल ड्रिल। तो सटीक और भारी ड्रिलिंग के लिए हम किस मशीन का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच डिफेक्ट ऑकर ड्यू टू ड्रिल डल ड्रिल बिट। कुंद ड्रिल बिट के कारण कौन सी त्रुटि होती है। जो हमारी डल ड्रिल बिट रहती है तो उसके कारण कौन सी त्रुटि होती है। ऑप्शन ए बोला है ओवरसाइज होल बड़ा छेद, ऑप्शन डी बोला है छोटा छेद, ऑप्शन सी बोला है छेद नहीं बनता है, ऑप्शन डी बोला है ड्रिल बेस ड्रिल का टूटना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओवरसाइज होल। तो जो डल ड्रिल बिट रहती है डल, तो कुंद ड्रिल बिट के कारण कौन सी त्रुटि होती है, तो उसमें हमारे क्या रहते हैं ओवरसाइज होल, मतलब बड़े आकार के छेद बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक है। तो ये जो चार ऑप्शन दिखाए गए हैं इनमें से कौन सा है हमारा जो ठोस स्नेहक को दर्शाता है। ऑप्शन ए बोला है ग्रीस, ऑप्शन डी बोला है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बोला है तेल, और ऑप्शन डी बोला है पानी। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा ग्रेफाइट रहता है वो हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है विच इज अ कॉमन लिक्विड लुब्रिकेंट। सामान्य तरल स्नेहक कौन सा है। तो ये जो चार ऑप्शन दिखाए गए हैं इनमें से हमारा मतलब सरल तरल सामान्य तरल कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोला है हवा, ऑप्शन डी बोला है पानी, ऑप्शन सी बोला है ग्रीस, और ऑप्शन डी बोला है मशीन ऑयल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सामान्य तरल कौन सा है, तो वो है हमारा मशीन ऑयल। तो फ्रेंड ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो